Hello everyone, welcome to CSIR Net Adda 24/7. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So guys, ये हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन का फोर्थ पार्ट है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मिल चुका है, जिसमें आपको मैंने सेल साइकिल रेगुलेशन से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बताई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे. गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके दिसंबर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पर हम पीडीएफ शेयर करेंगे जो भी यहाँ पर चीजें डिस्कस हो रही हैं. तो जरूर वहां पर आइए एंड जो भी डाउट्स होता है आप वहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. चलिए क्लास को शुरू करते हैं. अब यहाँ पर फिशन ईस्ट सेल साइकिल से रिलेटेड बात होगी. उसके पहले मैं आपको एक रिकॉल करवा दूं. लास्ट क्लास में हमने देखा था जब साइक्लिन सीडीके पार्शियली एक्टिव होते हैं जब साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये फुल्ली एक्टिव कब होते हैं जब यहाँ पर इनके साथ इंटरैक्ट करता है CAK विच इज सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज. सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज है जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फुल्ली एक्टिव फॉस्फोरिलेशन फुल्ली एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन में ले आ रहे हैं साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स को बाय फॉस्फोरिलेशन. एक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं थ्रियोनिन रेसिड्यू पे, जिससे कि ये फुल्ली एक्टिव हो जा रहा है. लास्ट क्लास में पूरी बातें डिस्कस हुई थी. चलिए, अब फिशन ईस्ट क्या होता है. फिशन ईस्ट का नाम है यहाँ पर सैक्रोमाइसिस पोम. इनके पास सारे साइक्लिन्स का नाम है सीडीसी साइक्लिन 13 या फिर सीडीसी 13. ठीक है, तो यहाँ पर सीडीसी 13 कह सकते हैं आप या फिर साइक्लिन 13. इनके पास साइक्लिन्स होता है और सीडी के सारे हर एक फेज के सीडी के सीडीसी 2 होते हैं. तो इनके पास जितने भी फेजेस हैं G1S G2M सब में साइक्लिन 13 होता है और सीडीसी 2 होता है सीडीके के नाम पे. ये फिशन ईस्ट है. जो बडिंग ईस्ट था जिसको हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं, उनका मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था साइक्लिन सीडीकेस का नाम बताया था हर एक फेज के. तो सैक्रोमाइसिस पोम से क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा. यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इनकी साइक्लिन्स का क्या नाम है हर एक फेज के और सीडीकेस का क्या नाम है फॉर ऑल द फेजेस. अब इनका एक केस है, चलिए वो डिस्कस करते हैं. सो गाइज, सैक्रोमाइसिस पोम का एक केस डिस्कस करने से पहले एक काइनेज के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस बार भी डिस्कस कर लेते हैं. सीडीसी 2 और साइक्लिन ये एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है और इनको इनएक्टिव करके रखा होता है एक काइनेज जिसका नाम है V1 काइनेज. ये V1 काइनेज इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करते हैं टायरोसिन रेसिड्यू पे. सो V1 काइनेज का काम होता है टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोरिलेशन करना, और ये जो फॉस्फोरिलेशन होता है ये इनएक्टिव कर देता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को. ठीक है, इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करते हैं. इसके काम को V1 काइनेज के काम को रिवर्स करने के लिए एक फॉस्फेटेज होता है जो कि इनके काम को रिवर्स करता है. सबसे पहले मैं आपको फॉस्फेटेज के बारे में बता दूं. जैसे काइनेजेस एंजाइम होते हैं और वो एडिशन ऑफ फॉस्फेट करते हैं प्रोटीन के ऊपर या फॉस्फोरिलेशन करते हैं, उसी तरीके से एक फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जिनका काम होता है डीफॉस्फोरिलेशन करना, मतलब फॉस्फेट को हटाते हैं. तो जब ये फॉस्फेट को हटाते हैं तो कोई चीज वापस से एक्टिव हो सकती है या इनएक्टिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो फॉस्फेटेज कौन सा है. जैसे यहां पर V1 काइनेज ने क्या किया था, इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन किया था. या आप देख सकते हो P मतलब फॉस्फोरिलेशन, इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन किया था जिससे साइक्लिन सीडीके का एक्टिव कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो गया था. जब सीडीसी 25 फॉस्फेटेज आए, इन्होंने इस फॉस्फेट को वापस से हटा करके इस साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर दिया. ठीक है, तो V1 काइनेज जो हमारा इनएक्टिवेटिंग काइनेज है, जो इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन कर रहा है, जो ऐसा फॉस्फोरिलेशन कर रहा है जिससे कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो गए, उसके काम को रिवर्स करने के लिए सीडीसी 25 फॉस्फेटेज आते हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बना रखा है कि आपको डायरेक्टली मैं बता दूं. अब यहाँ पर एक केस है जिस केस को समझना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है. सबसे पहले जो फिशन ईस्ट होती है, फिशन ईस्ट जब सेल डिवीजन के लिए जा रही होती है, उनके सेल डिवीजन में G2 फेज में ही M फेज मतलब माइटोटिक फेज का साइक्लिन सीडीके बन जाता है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था साइक्लिन सीडीकेज हर एक फेज के साइक्लिन सीडीकेज अपने उस फेज का काम करते हैं, उसके बाद सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं. तो सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं तो साइक्लिन टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है और सीडीके इनएक्टिव हो जाता है. फिर वो नेक्स्ट फेज का साइक्लिन सीडीकेज एक्टिव होगा, साइक्लिन बनेगा और सीडीके के साथ जाकर बाइंड करेगा, फिर उस फेज का काम करवाएगा, फिर वो
सीडीके इनएक्टिव हो गया, साइक्लिन को डिग्रेड करा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज में सेल साइकिल बढ़ेगा, वहां के साइक्लिन सीडीकेज एक्टिव होंगे, उस फेज का काम देखेंगे। तो हर एक फेज के अपने साइक्लिन सीडीकेज होते हैं, वो उस फेज का काम करते हैं और फिर जब काम खत्म हो जाता है वो डिग्रेड हो जाते हैं साइक्लिन्स और सीडीके इनएक्टिव हो जाते हैं और सेल साइकिल को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे होता है। अब बात हो रहा है फिशन ईस्ट का। फिशन ईस्ट का जो साइज है, जब ये डिवीजन के लिए जाएगा तो इसका साइज एक बड़ा होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, तब ये डिवीजन के लिए जाए, वरना हमें जो डॉटर सेल्स मिलेगी वो बहुत छोटी मिलेगी। तो इसीलिए जो साइक्लिन सीडीकेज एम फेज के हैं, इन्हें इनएक्टिव रखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ V1 काइनेज। जो सीडीके है CDC2, ये अभी इनएक्टिव है। साइक्लिन जाकर के इनसे बाइंड किया और ये पार्शियली एक्टिव हुए और CAK ने इनके ऊपर एक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन किया, मतलब इनके थ्रियोनीन रेसिड्यू पे के 161 पोजीशन पे फॉस्फोरिलेशन किया, जिससे कि ये एक्टिव हो सकते थे। लेकिन एट द सेम टाइम V1 काइनेज ने इनके ऊपर इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर दिया और सेल साइकिल को G2 फेज में रोक दिया। अगर आप सोचो ये साइक्लिन सीडीके एक्टिव हो जाते तो जो फिशन ईस्ट थी वो तुरंत डिवाइड करने के लिए चली जाती, G2 फेज बहुत कम देर का होता। लेकिन सेल साइकिल को G2 फेज में थोड़ा एक्सटेंड कराया गया V1 काइनेज के इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन से, क्योंकि हमें जो फिशन ईस्ट का साइज एक अप्रोप्रिएट साइज चाहिए। ये फिशन ईस्ट का साइज देखो थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले थोड़ा छोटा था, फिर G2 फेज के बाद ये साइज थोड़ा बढ़ गया। तो G2 फेज को रोकने के लिए हमने साइक्लिन सीडीकेज को इनएक्टिव कर दिया, वरना साइक्लिन सीडीकेज क्या करते, सेल साइकिल को आगे बढ़वा देते, तुरंत जाते और डिवीजन करवा देते, है ना। ये एम फेज के साइक्लिन सीडीके हैं तो एम फेज के इवेंट्स करवाते और सेल डिवाइड कर जाता। लेकिन इस साइक्लिन सीडीके को इनएक्टिव रखना जरूरी था कि हमारी जो फिशन ईस्ट है वो थोड़ी सी ग्रोथ शो कर ले। यहाँ पर फिशन ईस्ट का साइज देखो थोड़ा बढ़ गया है, एक एडिक्वेट साइज मिल गया है। तब जा करके जो CDC25 फॉस्फेटेज है ये एक्शन में आएंगे, इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन को यहाँ से हटाएंगे और जो हमारा एक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन है ये हुआ रहेगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा सेल साइकिल को लेकर के जाएगा इन एम फेज और हमारे जो फिशन ईस्ट थी डिवाइड कर जाएगी दो डॉटर सेल्स में। यहाँ जो डॉटर सेल्स मिली है एक अप्रोप्रिएट साइज की मिली है, एक अप्रोप्रिएट साइज की मिली है। मान लेते हैं कि अगर ये V1 नहीं होता या V1 म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा। जब V1 नहीं होगा तो साइक्लिन सीडीकेज तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत सेल साइकिल आगे एम फेज में चला जाएगा और जो हमारी फिशन ईस्ट है उसका साइज सेम रहेगा, सेम साइज की है वो, और तुरंत ही डिवाइड कर गई दो डॉटर सेल्स में, जो डॉटर सेल्स हमें काफी स्मॉल साइज के मिले हैं। क्यों स्मॉल साइज के मिले हैं? बिकॉज सेल साइकिल G2 फेज में बहुत कम टाइम के लिए रहा, क्योंकि V1 काइनेज इनएक्टिव है, V1 काइनेज को म्यूटेट कर दिया गया है, V1 काइनेज काम नहीं कर रहा है, इसीलिए साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स तुरंत एक्टिव हो गए थे और तुरंत सेल साइकिल आगे बढ़ गया और स्मॉल सेल्स मिले हमें, डॉटर सेल्स। अब तीसरा एक केस है, ये तो रहा दूसरा केस, सेकंड केस था, ये तीसरा केस देखिए। थर्ड केस में अगर CDC25 फॉस्फेटेज म्यूटेट कर जाए या काम नहीं करे तो क्या होगा। तो V1 काइनेज के काम को ये रिवर्स करते हैं। V1 काइनेज G2 में सेल साइकिल को रोका हुआ है G2 फेज में कि सेल थोड़ी सी ग्रोथ शो कर ले। इसके बाद CDC25 V1 के काम को रिवर्स करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, सेल साइकिल को M फेज की तरफ लेकर जाते हैं। मान लेते हैं अगर ये CDC25 इनएक्टिव रह गए या इनका म्यूटेशन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ये काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे सेल साइकिल जो है V1 काइनेज द्वारा रुका रह जाएगा आपके G2 फेज में ही और जो फिशन ईस्ट है वो ग्रोथ शो करती जाएगी। देखो फिशन ईस्ट काफी लंबी हो चुकी है, लॉन्ग सेल हमें मिल रहा है, ये डिवाइड नहीं करेगी, डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन रुक जाएगा, डॉटर सेल्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ फिशन ईस्ट का साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये G2 फेज में ही रह जाएगी। ठीक है, G2 फेज से बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि CDC25 क्या कर रहे थे, जब इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन हटा रहे थे तब साइक्लिन सीडीके एम फेज का एक्टिव हो रहा था और तब ये सेल डिवीजन की तरफ सेल को लेके जा रहा था या एम फेज का सारा काम करवा रहा था, पर आपने इसे एक्टिव होने ही नहीं दिया। CDC25 यहाँ था ही नहीं, ये इनएक्टिव ही रह गए और सेल जो थी वो लंबी होती गई। तो गाइस कॉन्सेप्ट काफी
इंटरेस्टिंग है। कुछ लाइंस देखते हैं क्या लिखा है। फिशन ईस्ट के केस में जो एमसीडीके की एक्टिविटी है, एमसीडीके का मतलब एम फेज के साइक्लिन सीडीकेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करके रखा जाता है बाय वी1 काइनेज। वी1 काइनेज ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी टायरोसिन लगा देते हैं 15th पोजीशन पे इन द सीडीके सब यूनिट। 15th पोजीशन पे सीडीके सब यूनिट के इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन कर देते हैं। अब वी1 क्या करता है, वो सेल को इनहिबिट करता है माइटोसिस इनिशिएट करने से, मतलब सेल को रोकता है कि आप माइटोसिस में मत जाइए जब तक कि अंटिल देयर साइज इज एडिक्वेट, जब तक कि साइज हमें एक सेल का मतलब फिशन ईस्ट का हमें साइज लंबा ना मिल जाए, एक एडिक्वेट साइज ना मिल जाए, तब तक वी1 जो है वो माइटोसिस को रोक के रखा होता है। हेंस लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन वी1 जीन। और अगर वी1 जीन का फंक्शनल म्यूटेशन हो गया, मतलब अब वो काम नहीं कर पा रहा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो ये जो सेल है वो प्री मैच्योर एंट्री करेंगे माइटोसिस में, मतलब माइटोसिस में तुरंत एंटर कर जाएंगे, G2 फेज में नहीं रुकेंगे और रिजल्टिंग डॉटर सेल्स बहुत ही स्मॉल मिलेगी, स्मॉल डॉटर सेल्स मिलेगी। लेकिन अगर आपको समझो V1 अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो V1 हमेशा सेल को G2 में ही रोका रहेगा। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है, द लेंथ ऑफ G2 फेज इंक्रीज हो जाएगा और इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल मिलेंगे, लॉन्ग सेल, इलोंगेटेड सेल, लंबे सेल मिलेंगे, सेल डिवाइड के लिए जाएगा ही नहीं। दिस इट इज अ डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज। ये एक दो तरीके का काइनेज है, फॉस्फोरिलेशन जो करता है टायरोसिन पे चाहे सेरीन थ्रेनिन पे, और ये देखा गया है कि इनहिबिटरी फॉस्फोरिलेशन करता है। अब यहाँ पर एक फॉस्फेटेज है जिनका नाम है CDC25, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। द V1 एंड द CDC25 प्ले एंटागोनिस्टिक रोल। V1 जो है और CDC25 एक उल्टा काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें जो रिलेटेड थी समझा दी है। अब एक क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तब आपको ज्यादा सही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। इन सैक्रोमाइसिस पोम द रिसेसिव CDC2R एंड डोमिनेंट CDC2D म्यूटेंट्स हैव ऑपोजिट फिनोटाइप। यहाँ पर दो आपका फिशन ईस्ट है, एक यहाँ पर जो सैक्रोमाइसिस पोम है, एक CDC2R है, एक CDC2D है, ठीक है, D। तो ये दोनों दो अलग अलग देखने में है, फिनोटाइप इनके अलग अलग है। While CDC2D प्रोड्यूस एबनॉर्मली स्मॉल सेल। अब ये जब डिवाइड कर रही है फिशन ईस्ट तो हमें स्मॉल सेल्स मिल रहे हैं, डॉटर सेल्स कैसे मिल रही है, स्मॉल सेल मिल रही है। एंड CDC2R प्रोड्यूस एबनॉर्मली लॉन्ग सेल, और जब ये प्रोड्यूस कर रही है तो ये लॉन्ग सेल प्रोड्यूस कर रही है, मतलब इसमें हमें लॉन्ग सेल मिल रहा है। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट इस चीज को प्रूव कर रहा है, क्या हुआ होगा कि ये स्मॉल सेल दे रही है या ये लॉन्ग सेल दे रही है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, CDC2D में लैक इंटरैक्शन विथ V1। लिखा है CDC2D जो है वो स्मॉल सेल इसलिए दे रही है क्योंकि CDC2D ने इंटरैक्ट नहीं किया होगा V1 के साथ, V1 के साथ इनका इंटरैक्शन नहीं हुआ होगा। अब मान लीजिए अगर V1 नहीं होता तो हमने क्या पढ़ा था, अगर V1 का म्यूटेशन हो जाए तो सेल जो है वो G2 फेज में नहीं रुकेगी, सेल तुरंत चली जाएगी डिवीजन के लिए और हमें छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे, एबनॉर्मली स्मॉल सेल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, V1 के साथ इनका इंटरैक्शन नहीं हुआ होगा तब जाकर के हमें छोटे सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी जस्ट पढ़ा है। सेकेंड क्या लिखा है, CDC2R may not interact with CDC13 काइनेज। अब लिखा है ये लॉन्ग इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो काइनेज है उनके साथ इंटरैक्शन ही नहीं हुआ, मतलब जो हमारे एम फेज के साइक्लिन सीडीके थे वो काइनेज एक्टिव ही नहीं हुए। इंटरैक्ट विद CDC13 काइनेज का मतलब है कि जो एम फेज के साइक्लिन सीडीकेस थे, CDC13 काइनेज, क्योंकि हर एक फेज में सेम साइक्लिन सीडीकेस है, लिखा है कि अगर इंटरैक्शन नहीं हुआ, अगर सेल साइकिल का साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स एक्टिव ही नहीं हुआ होगा या इंटरैक्शन ही नहीं हुआ तो सेल डिवीजन के लिए जाएगी ही नहीं। यही क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं तब सेल को आगे बढ़ाते हैं, सेल साइकिल को, और सेल डिवीजन के लिए जाती है। ये एक बहुत हद तक सही है ना।
थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, CDC2D may not interact with CDC25 phosphatase। अब लिखा है CDC2D छोटी इसलिए है क्योंकि CDC25 phosphatase से इंटरैक्ट नहीं की। अब आप सोचो, अगर CDC25 से इंटरैक्ट नहीं करती, जो कि क्या कर रहे थे, V1 के इफेक्ट को रिवर्स कर रहे थे, अगर सेल CDC25 से इंटरैक्ट नहीं करती तो हमें लॉन्ग सेल्स मिलते, है ना। अगर ये काम नहीं करते, CDC25 आ करके अपना इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन को नहीं हटाते, तो हमें छोटे सेल्स नहीं लॉन्ग सेल्स मिलते। यही तो हमने पढ़ा है, क्योंकि सेल आपका G2 फेज में ही रहता, छोटा सेल नहीं, हमें लॉन्ग सेल मिलता। यहाँ पर उल्टी बात लिखी है, यहाँ पर उल्टी बात लिखी है कि CDC2D हमें छोटे सेल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है CDC25 से। अगर CDC25 फॉस्फेटेस से इंटरैक्ट नहीं करता तो हमें छोटे सेल्स नहीं लॉन्ग सेल्स मिलते। ये गलत लिखा है, ठीक है, गलत लिखा है। CDC2R cell may be deficient in the interaction with either CDC25 और V1। लिखा है CDC2R हमें लॉन्ग सेल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका इंटरैक्शन या तो CDC25 से नहीं हुआ है या तो V1 से नहीं हुआ है, ठीक है, या तो V1 से नहीं हुआ है। तो ये कुछ हद तक सही है, ठीक है, ये हो सकता है ये केस, बट हमें ऑप्शंस कौन से कॉम्बिनेशन के मिल रहे हैं, हमारा A सही है, B सही है और D हमें सही लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिल रहा है हमें कॉम्बिनेशन A और B ओनली। C के साथ C गलत है, तो ये जहां जहां C है वो आप हटा सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में C था, बस फर्स्ट में A और B है, हमारा आंसर A एंड B है। ये 2017 का क्वेश्चन है गाइस CSIR का। तो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आता है, कुछ कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से, ये आपका जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन इन फिशन ईस्ट। फिशन ईस्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपसे क्या पूछा है, करेक्ट बताइए, करेक्ट कौन कौन से हैं। चलिए पहला क्या लिखा है, A CDC25 mutant cannot enter mitosis due to its inability to remove inhibitory phosphatase। लिखा है कि जो सेल, जो फिशन ईस्ट की सेल अगर CDC25 म्यूटेशन वाली सेल है, मतलब इसके सेल साइकिल के टाइम में CDC25 म्यूटेटेड था, वो सेल माइटोसिस के लिए जाएगी ही नहीं क्योंकि इनहिबिटरी फॉस्फेट नहीं रिमूव हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। चलिए पीछे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि जो सेल जिसमें CDC25 म्यूटेटेड था वो माइटोसिस के लिए जाएगी ही नहीं, वो सीधे इलोंगेटेड सेल मिलेगी क्योंकि इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाने वाला कोई था नहीं। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो A कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन में A है, सेकंड में A है, फोर्थ में, तो फर्स्ट फोर्थ और सेकंड में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं गाइस। V1 consistently maintain the CDK in an active state to maintain cell cycle, maintain cell size during cell cycle। क्या लग रहा है ये गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है गाइस, क्योंकि V1 एक्टिव नहीं करता है भाई, V1 इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करता है, एक्टिवेटिंग नहीं, इनएक्टिव करके रखा होता है साइक्लिन सीडीकेस को, है ना, इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करता है, यहाँ पर एक्टिव लिखा है, गलत हो गया, ये बी वाला गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया है, सेकेंड एंड फोर्थ में कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। CAK CDK activating kinase mediated phosphorylation of threonine 161 residue of CDC2 is necessary but not sufficient for the CDK to be active। लिखा है कि CAK जो एक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करता है 161 पोजीशन पे थ्रियोनिन के, वो जरूरी तो है, लेकिन वो जरूरी तो है एक्टिवेशन के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि वो CDK साइक्लिन को एक्टिव करते। ये गलत लिखा है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइक्लिन CDK, अब जब साइक्लिन और CDK, ये मान लेते हैं साइक्लिन है और ये CDK है, ये जब इंटरैक्ट करते हैं तो ये पार्शियली एक्टिव होते हैं, और जब यहाँ पर CAK आकर के एक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन करता है तब जाकर के ये फुल्ली एक्टिव होते हैं। तो ये सफिशिएंट है, यहाँ लिखा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, है ना, सफिशिएंट नहीं है। is necessary but not sufficient for the CDK to be active। लिखा है कि ये CDK के लिए सफिशिएंट नहीं है,
तो ये स्टेटमेंट, हाँ देखिए ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये फुल्ली एक्टिव हो गया, लेकिन ये सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि V1 ने क्या किया था, V1 ने आकर के इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन कर दिया था, इसीलिए ये सफिशिएंट नहीं था। जैसे यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो ये 161 पोजीशन पे फिशन ईस्ट के साइक्लिन सीडीके में एक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन तो CAK ने कर दिया था, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव है क्योंकि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि V1 ने इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन भी कर रखा है। तो इसके रिस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट सही है। इन जनरल देखा जाए तो गलत है, लेकिन फिशन ईस्ट के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इनएक्टिवेटिंग फॉस्फोरिलेशन भी हो रखा है, इसीलिए ये सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए CDC 25 को आकर के एक्टिवेट करना पड़ रहा है इनएक्टिवेटिंग फॉस्फेट को हटा के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है गाइस, ठीक है। सी आपका सही है, ए सही हो गया, सी सही हो गया। अब डी और ई में जो सही होगा फिर वो ऑप्शन सही हो जाएगा। डी स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक्टिवेशन ऑफ सिस1 इन G1 अलाउज द साइक्लिन CDK दैट इज प्रेजेंट इन द सेल टू इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन। अब ये गाइज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, मैं एक बार बता दूं आपको, थोड़ा बहुत याद करा दूं। देखिए लिखा है कि जो सिस1 है, पहली बात सिस1 क्या है, ये एक CKI है, इनिबिटरी प्रोटीन है। कल हमने इनिबिटरी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, CKI है। लिखा है कि CKI का जो एक्टिवेशन ऑफ सिस1 इन G1 फेज में अगर सिस1 एक्टिव है तो वो साइक्लिन CDK को हेल्प करता है कि वो DNA रेप्लिकेशन शुरू करे। तो DNA रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए सिस1 तो इनिबिटर है, वैसे भी वो साइक्लिन CDK को इनिबिट करके रखेगा, ये क्या ही एक्टिवेट करेगा, क्या ही ये DNA रेप्लिकेशन करवाएगा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मतलब हमारा सेकंड अपने आप सही होता है, लेकिन हम ई स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सिस1 mutant exhibit activation of premature DNA replication from fewer origin and extension of the duration of S phase। बिल्कुल सही है, लिखा है कि अगर सिस1 म्यूटेट रहेगा तो DNA रेप्लिकेशन के लिए चला जाएगा और तुरंत यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाएगा एस फेज का। गाइज अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, जब तक एस फेज का करेक्ट टाइम नहीं होता है तब तक सिस1 एक्टिव होता है और वो साइक्लिन CDK को इनएक्टिव करके रखता है। सिस1 का काम क्या था, सिस1 जो इनएक्टिव करके रखता है साइक्लिन A और CDK2-1 कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव करके रखता है जब तक एस फेज का करेक्ट टाइम नहीं हुआ है। नॉट करेक्ट टाइम, नॉट करेक्ट टाइम, ठीक है, नॉट करेक्ट टाइम, तब तक ये क्या करता है, सिस1 इनको इनएक्टिव करके रखता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब साइक्लिन ई एक्टिव हो जाते हैं अपने CDK2 के साथ और करेक्ट टाइम हो चुका होता है, हमने यही पढ़ा था ना, करेक्ट टाइम जब हो जाता है, करेक्ट टाइम फॉर एस फेज का सही समय आ जाता है, तो ये साइक्लिन ई CDK2 सिस1 को इनएक्टिव कर देते हैं। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से दिखा दूं आपको, सिस1 को इनएक्टिव कर देते हैं, तब हमारा जो सेल्स ये एक्टिव हो जाता है, तब हमारा साइक्लिन ए और CDC2-1 एक्टिव हो जाते हैं और तब हमारा DNA का रेप्लिकेशन शुरू होता है इन एस फेज। पर अभी ये आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर सिस1 म्यूटेट हो गया, अगर सिस1 म्यूटेट हो गया, अगर सिस1 म्यूटेट हो गया मतलब सिस1 काम नहीं करेगा तो सेल तुरंत DNA रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो जब करेक्ट टाइम नहीं हुआ रहेगा तभी DNA रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, अगर सिस1 है ही नहीं। आप खुद सोचो, सही बात है, सिस1 ने ही रोक के रखा था एस फेज के साइक्लिन CDK को, ये एस फेज के साइक्लिन CDK को सिस1 रोक के रखा रहता है जब तक करेक्ट टाइम नहीं हुआ रहता है ना। लेकिन अगर सिस1 रहेगा ही नहीं तो करेक्ट टाइम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, क्या होगा, आपके जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव हो जाएंगे एस फेज के और DNA का रेप्लिकेशन प्री मैच्योर होने लगेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। तो आपको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है। लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप देखो यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं गाइस, इसीलिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर एक एक चीज रीड करके बता दी है, समझा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, साइक्लिन्स आर द रेगुलेटरी सब यूनिट एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आर द कैटालिटिक सब यूनिट। सबसे पहले इन्होंने कहा है साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन है और CDK कैटालिटिक होता है, ठीक है। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक्लिन CDK इन वेरियस स्टेजेस। अब डायग्राम में इन्होंने साइक्लिन CDK जो हर एक फेज के हैं उसके बारे में यहाँ पर शो किया है। अब क्या लिखा है, अगर हम नॉक डाउन कर दे साइक्लिन डी को, लिखा है कि अगर हम साइक्लिन डी को नॉक डाउन कर दे मतलब इनको हटा दे
बाय शॉर्ट हेट्रोजेनस आरएनए, मतलब इस आरएनए से इनको हम इनहिबिट कर दें, इनको नॉकडाउन कर दें एसएचआरएनए से, तो कौन सा ग्राफ जो है वो CDC2 के लेवल को बताएगा, CDK2 के लेवल को बताएगा। आप देखो, अगर इस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर दिया जाए, अगर साइक्लिन डी को अगर नॉकआउट कर दिया जाए, मतलब किसी आरएनए से इनको नॉकआउट करवा दिया जाए, इनको खत्म करवा दिया जाए, तो सेल साइकिल नेक्स्ट फेज में जाएगा ही नहीं, है ना। तो CDC2 की एक्टिविटी होगी ही नहीं, तो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, CDC2 की एक्टिविटी क्या होगी, थर्ड बिल्कुल सही है। एक्टिविटी क्यों होगी भाई, एकदम नॉर्मल हमें मिल रहा है। टाइम के साथ एक्टिविटी इनकी बढ़ी घटेगी ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं सेल साइकिल। ये रहते तो इस फेज का काम करवाते, इनका काम ही है कि नेक्स्ट फेज के साइक्लिन CDK की एक्टिविटी गवर्न करना, ये है ही नहीं तो आगे कौन कराएगा। बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो नहीं आएगा इस प्लीज कमेंट कीजिएगा डाउट्स अपने, कि मैं समझ पाऊं कि आपके डाउट्स क्या हैं। अब ये अगेन आपका जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। अ टेम्परेचर सेंसिटिव S-POM म्यूटेंट एग्जिबिट सेल साइकिल अरेस्ट बोथ एट द G1 to S as well as G2 to M ट्रांजिशन फेज, दिस इज पॉसिबली अ म्यूटेंट ऑफ। लिखा है जो S-POM होती है वो म्यूटेटेड थी और सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया G1 से S फेज के समय और G2 से M फेज के समय। अब पूछ रहा है कि क्या इसमें म्यूटेट हुआ होगा। CLB1 नहीं, CLB1 म्यूटेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि CLB1 कहाँ होता है, बडिंग ईस्ट के केस में होता है। हमने अभी सैक्रोमाइसिस पोम के केस में क्या पढ़ा था कि सारे फेजेस में एक ही साइक्लिन CDK होते हैं, साइक्लिन 13 या फिर CDC13 इसी को कह लीजिए, और क्या होते हैं CDC2 होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिन बी भी नहीं होगा, CDC2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी CLB वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये बडिंग ईस्ट के केस में होता है। यहाँ पर फिशन ईस्ट की बात हुई है, S-POM की बात हुई है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। इसी तरीके से हम और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको करना क्या है, पूरा फर्स्ट लेक्चर से ये लेक्चर तक देखना है। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट में सेल साइकिल रेगुलेशन के बताना चाह रही हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आए, अप्रोच समझ में आए और आप इजीली कर पाए। गाइज इसके लिए, सब कुछ करने के लिए इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए CSIR नेट अड्डा 24/7, तभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा इसी सेम प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके ज्वाइन कीजिए, PDF आपको वहां से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज।